नमस्ते दोस्तों। चलिए तो अब बात करते हैं कि किस तरह से आप लोग अपनी बाली की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आपने मेरे वीडियोस देखे, 7 डेज़ की जो वीडियोस थे आपने देखे, ज़रूर आपको पसंद आए होंगे। अब मैं बात करता हूँ कि आप अगर फ्यूचर में बाली का ट्रिप प्लान करते हो तो आप किस तरह से अपना प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की, कि बाली का मौसम कैसा रहता है। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, बॉम्बे और कैलकाटा का मौसम है, कोस्टल एरियाज है, तो वहाँ पे आपको 6-5 महीने बारिश मिलती है, फिर गर्मी रहती है और सर्दी बहुत कम होती है। बस उसी तरह से बाली का भी मौसम है, क्योंकि वो कोस्टल एरिया है। तो हम जिस मंथ में गए थे, जो कि फरवरी मंथ था, वो एक तरह से पीक सीजन नहीं था, तो इतना महंगा भी नहीं था। और वो पीक सीजन नहीं था क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही थी इस टाइम पे, बट लकीली हमें उस टाइम कोई बारिश नहीं मिली। सिर्फ 7th डे पे, जो लास्ट हम लोग वाटरफॉल में गए थे, उसमें बारिश मिली। और आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा मौसम हो कि बारिश भी नहीं हो और धूप भी नहीं हो तो कितना अच्छा लगता है। तो हमें तो लकीली बहुत अच्छा ट्रिप गया हमारा, बारिश भी नहीं हुई, स्कूटी पे ही पूरा ट्रिप हमने कवर कर लिया था। तो आप लोग का बेस्ट सीजन जो होता है बाली जाने के लिए, आप दिसंबर का चूज़ कर सकते हैं। दिसंबर और उससे पहले के सीजन जो है, मंथ है, वो चूज़ कर सकते हैं। हम जिस सीजन में गए थे वो पीक सीजन नहीं था, बारिश का सीजन था। एज ए कपल आप जाना चाहें तो आपको ये सीजन ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं फ्लाइट टिकट्स की। तो फ्लाइट टिकट्स की कॉस्ट मैंने इसलिए मेंशन नहीं की वीडियो में, क्योंकि बहुत लोग के पास कूपन्स होते हैं, डिस्काउंट कूपन्स होते हैं, कुछ ऑफर्स होते हैं, कुछ लोग फ्लाइट में एयरलाइंस में ही काम करते हैं, तो उनको अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह की टिकट्स मिल जाती हैं अलग अलग कॉस्ट में। और कुछ बहुत जल्दी बुक करा लेते हैं, बहुत जल्दी प्लान कर लेते हैं, कुछ एकदम एंड मोमेंट में बुक कराते हैं, तो डिपेंड करता है। वैसे इंडिया से एक डायरेक्ट फ्लाइट जाती है विस्तारा की, जो कि 8.5 घंटे लगेगी तकरीबन, डायरेक्ट आपको नागुरा राय एयरपोर्ट छोड़ेगी, जो कि आपका सेमन्याक में पड़ता है। और उसकी कॉस्ट अराउंड 40 to 35 आती है। और हमने जो फ्लाइट में बुक कराया था वो फ्लाइट वियट जेट थी, जो वाया वियतनाम गई थी। वियतनाम में 3 घंटे का ले ओवर था, इसलिए हमें टोटल अराउंड 11.5 घंटे लग गए। और इस फ्लाइट का हम लोग ने एक हफ्ते पहले बुक कराई थी, तो हमें पड़ा 41,000 राउंड ट्रिप। आप अगर इस फ्लाइट को 10-15 दिन भी पहले करा सकते थे तो आपको 31,000, मतलब 31,000 में राउंड ट्रिप मिल जाती। और अगर आप 1-2 महीने पहले कराते हैं तो आपको 25 से 20 तक में भी मिल सकती है। बट वाया वाया वियतनाम वाली फ्लाइट है, वो आपको ईजिली मिल जाएगी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप वियट जेट यूज़ कर रहे हैं, वियट जेट से जा रहे हैं जिससे हम लोग गए थे, तो ये लोग चेक इन बैच का पर केजी का कुछ अमाउंट रखते हैं। मतलब आपका जो हैंड बैगेज है उसका कोई अमाउंट नहीं होगा, जो कि 7 kgs होगा। पर अगर आपने कुछ भी चेक इन में डाला बैगेज, तो आपका पर केजी का कुछ अमाउंट पे करना होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि अगर आप जाए, अगर आप बैक पैक करो तो सबसे बेस्ट है सब कुछ अपने बैक पैक पे ही कवर कर लो। 7 kg से ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करना नहीं पड़ेगा। पर अगर आपने चेक इन करा तो आपको पे करना पड़ सकता है। ये अलग अलग फ्लाइट की गाइडलाइंस में वेरी करता है। अगर आप किसी और फ्लाइट से जाओगे तो मे बी उसका कुछ और गाइडलाइंस होंगी, बट इस वाली में ये थी, जिसका नाम था वियट जेट एयरवेज। दूसरा, हम लोग जब गए तो हमें कोई भी इंडियन इमिग्रेशन में न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे तो किसी ने कुछ भी नहीं बोला। पर वापस आते टाइम परफ्यूम का बॉटल था, उसमें कुछ लेबल नहीं लगा था, स्मॉल बॉटल था, 250 ml से भी छोटा होगा, उसके लेबल वगैरह नहीं, 100 ml से भी छोटा होगा, सॉरी। लेबल नहीं होने की वजह से उन्होंने परफ्यूम बॉटल्स निकाल दी, मेरे फ्रेंड दोनों की निकाली थी। तो ट्राई करना कि अगर आप लोग वहाँ पे जाकर कोई परफ्यूम यूज़ करो तो बेटर है। अदरवाइज इंडिया से लेके जा रहे हो तो खाली बॉटल, अदरवाइज आप चेक इन बैग कर सकते हो, तो उसमें आप कुछ भी रख सकते हो। हमारा हैंड बैगेज था, इसलिए हमारी बॉटल्स निकाली गई थी। तो अब हम लोग बात करते हैं कि वहाँ बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है। तो यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल था, वीज़ा का कॉस्ट हमें पड़ा था 2712 रुपये, जो कि 1 महीने का वीज़ा उन्होंने दिया था हमें। और ज़्यादा इमिग्रेशन में ज़्यादा पूछताछ नहीं हुई। नॉर्मली लोग अपने प्रिंट आउट्स लेके रखते हैं, होटल बुकिंग का, फ्लाइट बुकिंग का, जो वापस आ रहे हैं, बट कुछ भी नहीं पूछा गया। नॉर्मली डिपेंड करता है कि वो ऑफिसर वहाँ पे कैसा है। दूसरा, आपको प्रिंट आउट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे, अगर फ़ोन पे भी बुकिंग वगैरह हो तो आप रख सकते हो। booking.com पे जाके आप कोई भी हॉस्टल बुक कर सकते हो जिसमें रिफंडेबल हो, या फिर जिसमें आपको पे नहीं करना हो। पहले आप बुक करके वो भी रख सकते हो। रिटर्न टिकट तो सब बुक करके रखते हैं नॉर्मली, ऐसा कुछ पूछा तो नहीं गया था बारी के लिए, बट स्टिल सेफर साइड के लिए आप ये करके जा सकते हो। कोई इतना डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आजकल फ़ोन पे हो जाता है। वीज़ा का कॉस्ट मैंने आपको बता दिया, 2712 रुपये पड़ा था। वहाँ पे जाते ही हमें वीज़ा मिल गया था इमिग्रेशन पे। और दूसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, करेंसी एक्सचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हमें लगता है कि हम बहुत बड़ी कंट्री में हैं और इकोनॉमी बहुत अच्छी है वर्ल्ड यहाँ पे इंडिया की, बट वहाँ पर ऐसा नहीं था।
क्योंकि इंडियन रुपी 188 इंडोनेशियन रुपया था और बाकी सब इससे बड़े थे। इससे नीचे पाकिस्तान का था जो कि मेंशन नहीं था। फिर इंडिया का कुछ कुछ शॉप्स में ही मेंशन होता है कि ये अभी वैल्यू चल रहा है, जो कि वो लोग बहुत कम करके देते हैं, और बाकी सब बड़ी बड़ी करेंसीज मेंशन थी। तो सबसे पहले हमने सोचा कि हम लोग इंडिया के एयरपोर्ट पे ही करेंसी एक्सचेंज करा लेंगे। मुझे नहीं पता बाकी एयरपोर्ट्स का, बट दिल्ली एयरपोर्ट पे जब आप लोग सिक्योरिटी चेक इन के बाद अंदर चले जाओगे तो आपको सिर्फ 1 या 2 ही करेंसी एक्सचेंज काउंटर मिलेंगे। मैं आफ्टर सिक्योरिटी चेक इन बोल रहा हूँ, और उसके बाद उसमें इंडियन करेंसी एक्सचेंज नहीं होती। तो ये ध्यान रखना, या तो सिक्योरिटी चेक इन से पहले ही करेंसी एक्सचेंज करा लो, या फिर वहाँ पे जाके कार्ड से आप लोग कैश निकालने की ट्राई करना। करेंसी एक्सचेंज का बहुत हम लोगों को आगे जाके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। पहले हमने ट्राई किया दिल्ली एयरपोर्ट पे आफ्टर इमिग्रेशन इंडियन रुपीज़ चेंज नहीं हो रहा था। उसके बाद जब हम लोग लैंड किए बाली के एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे कहीं भी इंडियन करेंसी अवेलेबल नहीं, कोई इंडियन करेंसी एक्सचेंज करने को रेडी नहीं था कि इंडियन करेंसी के थ्रू वो लोग बाली इंडोनेशियन रुपया दे दे, ऐसा नहीं था। तो ये बहुत बड़ा इशू आया, और जब हमने बाहर जाके करेंसी एक्सचेंज कराया तो उसका हमें सिर्फ 150 रुपीज़ मिला पर रुपये का, जो कि 188 होता है, तो काफ़ी नुकसान हुआ। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब आप करेंसी एक्सचेंज करो तो आप इंडिया से ही इंडोनेशियन रुपया एक्सचेंज करके जा सकते हो। मैं आपको बजट बता दूंगा आगे कि कितना आप रख सकते हो, कितना निकाल सकते हो, वो आगे आपको मैं बता दूंगा। सो करेंसी एक्सचेंज के बाद आपके पास पैसे आ जाते हैं। मैंने उस टाइम पे क्या किया था, मैंने अपने कार्ड से पे किया। मैंने जो यूट्यूब वीडियो से सर्च किया था उसके हिसाब से बोला था कि कार्ड पे बहुत ज़्यादा अमाउंट लगेगा। आई डोंट नो, मे बी HDFC में ऐसा था। मैंने जब HDFC कार्ड से BNI बैंक करके काउंटर था उससे पैसे निकाले, तो मैंने 15,000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया, जिसमें मुझे काफ़ी इंडोनेशियन रुपीज़ मिले थे। उसके मुझे अराउंड 65 रुपीज़ पे करने पड़े, ओनली 65 रुपीज़ एक्स्ट्रा। बट मेरे फ्रेंड ने जब ऐसा ही किया था आगे जाके, तो उसको तकरीबन 400-500 रुपये पे करने पड़े थे एक्स्ट्रा 15,000 की ट्रांजेक्शन में। दैट इज़ मे बी बिकॉज ऑफ HDFC और BNI बैंक के थ्रू कुछ उनका सेटअप होगा कि कम रुपए पे करने होते हैं। बट नॉर्मली यूट्यूब वीडियोस और गूगल सर्च के हिसाब से अगर आप ATM से निकालोगे तो आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ जाता है जब आप वहाँ से कैश करोगे। तो मैंने वहाँ पे जाके कैश निकाल लिया था, क्योंकि कैश तो बिल्कुल नहीं था, और सिम बाय करना था। थर्ड स्टेप आपका होता है सिम बाय करने के लिए। सिम आप लोग जैसे ही एयरपोर्ट से निकलोगे, आपको बहुत सारे, मतलब एयरपोर्ट के अंदर ही आप जैसे ही चेकआउट करोगे आपको बहुत सारे काउंटर मिल जाएंगे अलग अलग कंपनीज के। सब सेम है, आप 7 दिन के लिए जाओ या 1 महीने के लिए जाओ, सब सिम 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको कुछ डेटा देंगे। और सिम ज़रूर महंगे थे। हमें वो सिम पड़ा था एक सिम 1327 का, मतलब 1300 अप्रॉक्स का सिम पड़ा था। और मे बी कंपनी टू कंपनी वेरी करता हो, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और ऐसा कोई वो नहीं कि आप पूता से सिम लो या फिर आप सैमयांग से लो या ओबुस से लो, अराउंड सेम कॉस्ट ही पड़ेगा। तो बेटर है आप एयरपोर्ट से ले लो, क्योंकि आपको उसके बाद ही बुकिंग करनी पड़ती है, हॉस्टल बुक करना होता है, इंटरनेट चलाना होता है, हर जगह वाईफाई अवेलेबल नहीं होता है, और उसके अलावा आपको बाइक भी लेनी होती है, क्रैब ऐप भी यूज़ करनी होती है, सब आप लोग को उसी टाइम लेना पड़ेगा। इसलिए बेटर है एयरपोर्ट से निकलते ही सिम ले लो, इंडिया में होते होते ही करेंसी एक्सचेंज करा लो, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं व्हीकल की, ट्रांसपोर्टेशन की। हम लोग को एक्सपेक्टेड था कि बारिश होगी, तो हम लोग का पहले सीन था कि हम लोग गाड़ी लेंगे। बट जैसे ही वहाँ पहुँचे ह्यूमिड था मौसम, पर बारिश नहीं हो रही थी, तो हमने बोला कि जब तक बारिश नहीं हो रही स्कूटी ट्राई करते हैं। पहले हमने 1 दिन के लिए स्कूटी ले ली, एयरपोर्ट से ही ली थी। वो मैंने आपको वीडियो में बताया था, वो उस बंदे से तो आप कभी मत लेना, वो स्कैम किया था उस बंदे ने। स्कैम मतलब ट्रस्ट इशू था, ऐसा कोई पैसों का स्कैम नहीं था। बट आप एयरपोर्ट से निकलते ही आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो 800-700 मीटर्स पे शॉप्स मिल जाती है। वो पूरा आपसे डॉक्यूमेंट सर्च कराते हैं, आपका लाइसेंस चेक, लाइसेंस नहीं, आपका पासपोर्ट है, कोई कॉपी लेंगे एक बार, तो वो बेटर होता है। उस चीज़ पे आप ध्यान दो, सर्च करके कंपनी वाले में जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे नॉर्मल किसी से पूछते हुए लेने से कोई मतलब नहीं है बाहर जाके। तो हमने वो एक गलती कर दी थी कि हमने उससे लिया था बाहर जाके। अमाउंट हमें उतना ही पड़ा था 80,000, जो कि 425 रुपये पर डे का होता है, और जो 2 में डिवाइड भी हो गया था बाद में। बट स्टिल वो बंदे ने हमें बोला था कि छोटे का ड्रॉप नहीं किया। तो सेकंड, आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट स्कूटर ले सकते हो, आपको चलाना आता है तो बेस्ट है। 2 लोग हो तो डिवाइड और हो जाएगा, और बैकपैक के साथ भी आराम से चला सकते हो। बहुत अच्छी रोड है, बहुत ही स्मूथ रोड्स है, कोई गड्ढे नहीं है, हॉकिंग बिल्कुल नहीं होती है, और आराम से लोग ओवरटेक करने से पहले इंडिकेटर दे देते हैं, या फिर नॉर्मली आप लोग स्लो स्पीड में रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नो हॉकिंग, नो दैट्स होल्स एंड ऑल, रोड पे कुछ भी नहीं होगा, आप लोग बहुत अच्छे से ड्राइव कर पाओगे। तो ऐसा मत सोचना कि मेरे पास 2 बैकपैक है या फिर 1 बैकपैक है तो मैं एक ही स्कूटी नहीं लूँ, 2 ले लूँ, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। एक स्कूटी पे भी आप आराम से 2 बैकपैक के साथ भी बैठ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वहाँ के ट्रैफिक की, वहाँ के ट्रैफिक रूल्स की। तो बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि हमने स्कूटी ले ली पर हमारे पास लाइसेंस नहीं है, तो हम लोग को पकड़ लेंगे तो क्या होगा।
पहली बात तो ये कि आपको चलानी आती तो आप ले लो, क्योंकि वहाँ पे जाकर अगर आप बहुत टाइम के लिए रुकने वाले हो तो एक इंटरनेशनल लाइसेंस होता है, ये चीज़ ध्यान देना। इंटरनेशनल लाइसेंस होता है, वो बनवाते हैं लोग और फिर चलाते हैं। बट अनटिल एंड अनलेस आपको कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी, जब तक आप लोग कुछ क्राइम नहीं करोगे, कुछ तोड़ोगे नहीं सिग्नल, या फिर हेलमेट पहन के जाओगे, दोनों को हेलमेट पहनना कंपलसरी है, तब तक आपको कोई पुलिस नहीं रोकेगी। अगर पुलिस ने रोक लिया तो इंटरनेशनल लाइसेंस मांगेगी, जो आपके पास नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है। और दूसरा, जो रूल तोड़ा है उसके हर एक रूल के 250,000 रुपये का आपको फाइन भरना पड़ सकता है, जो कि इंडिया के अराउंड हो जाते हैं 800 रुपये, 800-900 रुपये तक का आपको फाइन भरना पड़ जाता है एक चीज़ का। तो लाइसेंस है या नहीं है, बस रूल नहीं तोड़ना। आपका लाइसेंस किसी काम का नहीं है, जो आपकी कंट्री का लाइसेंस होगा, इंडिया का होगा, कहीं का भी होगा, वो लोग इंटरनेशनल लाइसेंस मांगेंगे जो सिर्फ इंडोनेशिया में बनता है। कोई भी ऐसे जाकर वहाँ पे जाके ऑफिस में लाइसेंस नहीं बनवाता, जो बहुत टाइम के लिए रहने जा रहा है, 6-6 महीने, 7-7 महीने, वो ज़रूर बनवा लेता है। रूल्स मत तोड़िए, दोनों हेलमेट पहन के चलिए, आराम से, सिग्नल नहीं तोड़ना है, तो आप लोग सेफ है। इतना कोई पुलिस हर जगह नहीं मिलती है। दूसरी चीज़, मैंने आपको जैसे पहले बताया, रोड्स बहुत स्मूथ हैं। होता क्या कि टू व्हीलर्स वहाँ के लिए एक आपके लिए बहुत अच्छे सेवियर का रोल प्ले करती है। जितने फोर व्हीलर्स है वो ओवरटेक ही नहीं कर पाते। रोड्स काफ़ी छोटी हैं, काफ़ी छोटी रोड्स हैं, एक ही गाड़ी एक बारी में जा पाएगी और दूसरी आने वाली, बिल्कुल आप ओवरटेक नहीं कर पाओगे जब तक कि कोई बड़ी रोड ना आए। तो फोर व्हीलर्स बहुत स्लो स्लो चलते हैं, हॉकिंग नहीं होती। टू व्हीलर्स कभी लेफ्ट से निकलते हैं, कभी राइट से निकलते हैं, बट वो निकल जाते हैं बिना हॉर्न बजाए। तो जो टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स है ना, कभी टेढ़े मेढ़े गाड़ी नहीं चलाने वाले, वो मिरर्स पे डिपेंड रहते हैं ज़रूर, बट हाँ, आप लोग आराम से निकल सकते हो। तो बहुत सेफ है ड्राइविंग, कोई इशू नहीं है ड्राइविंग में। आप अच्छी खासी एवरेज स्पीड पे ड्राइव कर सकते हो। वहाँ पे पॉट होल्स नहीं आएंगे, कोई गड्ढे वड्ढे नहीं आएंगे, और स्पीड ब्रेकर्स भी बहुत कम है। मुझे तो बहुत ना के बराबर स्पीड ब्रेकर्स मिले। बस सड़कें बहुत पतली पतली हैं, आपको ओवरटेक वगैरह काफ़ी पतली पतली रोड से करना पड़ सकता है। तो चलिए बात करते हैं रहने की। अगर आपने काउच सर्फिंग ऐप सुना है और अगर कोई भी यूज़ कर रहा है काउच सर्फिंग ऐप, तो आपको अच्छे खासे होस्ट भी मिल सकते हैं। हम लोग 2 थे, इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही थी होस्ट मिलने में। एक के लिए आपको इजीली होस्ट मिल सकता है, तो आप फ्री में भी रुक सकते हो। आपको पता है वो काउच सर्फिंग ऐप क्या होता है, जहाँ पे आपको फ्री में वो लोग होस्ट करते हैं। और उसके अलावा नहीं है तो हॉस्टल ले सकते हो। हॉस्टल अराउंड पड़ेगा 400 से 450 के बीच में अच्छे खासे हॉस्टल मिल जाते हैं। और आप होटल्स भी ले सकते हो, 2 लोग हैं तो आपको रूम मिल जाएगा 1000 रुपये, जो 500 में डिवाइड हो जाएगा। और सब हॉस्टल्स में ना आपको, अगर आप कूता वाले एरिया में हो तो 90% सारे हॉस्टल में स्विमिंग पूल मिलेगा। तो कभी भी स्विमिंग पूल की लालच से हॉस्टल मत लेना, क्योंकि हॉस्टल में स्विमिंग पूल मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, आप उबुल जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो हॉस्टल अराउंड 400-450 में मिल जाएंगे। आप booking.com या फिर hostel.com से बुक कर सकते हैं। कहीं भी पहले पे मत कर देना, जाके देखना, नहीं अच्छा लगता साइड में ढूंढ लेना, दूसरा ढूंढ लेना। आपको मिल जाते हैं, अच्छे हॉस्टल्स होते हैं। मैंने जो कूता में हॉस्टल लिया था उसका लिंक मैंने डाला हुआ था अपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में। उसके बाद जो मैंने उबुद में लिए थे लास्ट के, वो भी डाले हुए थे। फिर तो हम लोग आइलैंड चेंज कर गए थे, तो वो अलग हॉस्टल्स है। तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगा रहने का कभी भी। बाली एरिया में बहुत हॉस्टल्स खुले हैं, बहुत होटल्स है, बहुत विलाज है। अगर आपको बहुत अच्छा डेस्टिनेशन करना है, एकदम मस्त अच्छे से रुकना है, तो एक विला आप ले सकते हैं। विला में एक रूम बुक कर सकते हैं, आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। करते हैं फूड की, खाने की। कुछ ब्लॉगर्स बहुत शौकीन होते हैं अलग अलग कंट्रीज में जाके खाना खाने के लिए। कुछ ट्रैवलर्स को अलग अलग कुजीन्स ट्राई करने होते हैं। तो जो यहाँ का लोकल फूड है वो मेनली राइस से बना होता है। राइस में आप वो लोग ऐड करेंगे चिकन एंड फिशेस, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो अगेन राइस में लोग कुछ वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। वो यहाँ का लोकल फेमस फूड होता है। अदरवाइज तो अगर आप लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में जा रहे हैं, फैंसी से रेस्टोरेंट, तो यू कैन ऑर्डर सैलड्स एंड बर्गर्स, आप ऑर्डर कर सकते हो। सैलड बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा अगर आपको कुछ भी रिस्क नहीं लेना है बाहर का लोकल फूड खा के। और फूड का तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप इंडिया में भी स्ट्रीट फूड देखते हो तो आपको 12 रुपये का वड़ा पाव मिल जाता है स्ट्रीट पे, वहीं आपको बर्गर मिलता है 40-50 रुपये का। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है। अगर आप स्ट्रीट में खाओगे, फैंसी रेस्टोरेंट्स में नहीं खाओगे, आपका स्टमक सही है, आपको लगता है आप रिस्क ले सकते हो, तो आप लेके खा सकते हैं। अदरवाइज फिर आते हैं फैंसी रेस्टोरेंट, जहाँ पे आपको अराउंड 400 से 500 का बिल आ जाएगा एक मील में। इन दोनों के बीच में आता है के मार्ट और एम सर्कल, के सर्कल एंड एम मार्ट, सॉरी, के सर्कल एंड एम मार्ट। अब ये क्या चीज़ें हैं, जैसे इंडिया में आपने देखा होगा डी मार्ट हो गया, हाइको हो गया, बिग बाजार हो गया, ये मोस्टली आपके किराना के पूरे होते हैं, सुपर मार्केट्स होते हैं जिसमें आपको सब कुछ बाय करने को मिल जाएगा। बट आप वहाँ पे बैठ कर अच्छे से प्लेस नहीं बनी कि आप खा सकते हो। बट ये जो सुपर मार्केट्स बने हैं यहाँ के इंडोनेशिया के, आपको हर जगह मिलेंगे, बाली, उबुद, इवन दूसरे आइलैंड्स पे, सर्कल के एंड एम मार्ट करके, इसमें आपको खाने का आइटम मिल जाएगा। वहाँ बैठ सकते हो,
चार्ज कर सकते हो अपने फ़ोन को, वाईफाई तक यूज़ कर सकते हो, आराम से बैठ के खा सकते हो। तो ये एक टाइप से किराना स्टोर, शॉपिंग स्टोर्स प्लस फूड का दोनों का आउटलेट एक साथ होता है। इसमें अगर आप खाओगे तो आपको 250 से 300 में एक मील मिल जाएगा और पेट भर जाता है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, पैक्ड आइटम होता है, फिर वो लोग उसको गर्म करके देते हैं। और कुछ कुछ आइटम होते हैं जैसे फास्ट फूड टाइप, जो कि वहाँ पे बन रहे होते हैं, बट नॉर्मली नहीं, ज़्यादातर आइटम्स बने नहीं होते, पैक होते हैं, आपको वो लोग गर्म करके दे देंगे। तो ये मेरे हिसाब से ये अच्छा ऑप्शन है अगर आप लोग ज़्यादा रिस्क नहीं ले लेते। एक दिन आप बाहर खा के ट्राई कर सकते हो स्ट्रीट फूड, एक दिन आप फैंसी भी खा सकते हो। फैंसी आपको हर देश में जैसा मिलता है वैसा ही मिलेगा। और एक दिन आप मोस्टली आप लोग ब्रेकफास्ट हो गया, आपका डिनर हो गया, ये आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो कि सर्कल के एंड एम मार्ट पे। वो फूड टेस्टी होता है, ऐसा कोई भी रिस्क टेकिंग नहीं है। ट्रस्ट, मेरा कोई स्टमक इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल मेरे को पूरी ट्रिप में कोई ऐसा नहीं हुआ नुकसान, क्योंकि इनका खाना अच्छा था। आप जब भी गूगल पे सर्च करेंगे ना बाली के बारे में, तो उसमें कुछ आइलैंड्स का नाम आएगा, जो कि ये नूसा कैनिंगन, नूसा पेनिडा और नूसा लिम्बेंगॉन आइलैंड होते हैं। और ज़्यादातर टूरिस्ट नूसा लेम्बेंग और नूसा पेनिडा में जाते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे फोटोज मिल जाएंगे क्रिस्टल बीच की, और वो बीचेस जिसमें लोग कपल्स फोटो खिंचाते हैं। बट वो सिर्फ देखने में अच्छा, और काफ़ी भीड़ है। हम लोग दूसरा आइलैंड गए थे, नूसा लेम्बेंगॉन, इवन कैनिंगन उससे भी छोटा है। तो हम जब भी आप आइलैंड्स पे जाओगे आपको बुक करनी होगी फेरी। अब इस चीज़ में ध्यान देना, जब भी फेरी बुक करो पहले से रिसर्च करके चले जाना। आप trip.com या फिर booking.com से फेरीज बुक कर सकते हो। वहाँ पे जो लोकल लोग हैं, पूरा प्राइवेट है, कुछ भी गवर्नमेंट नहीं है, तो काफ़ी एक्स्ट्रा मनी आपसे ले सकते हैं। हमसे भी लिया था उन्होंने, एक्स्ट्रा मनी लग गया था जब मैंने बाद में रिसर्च करी फ़ोन पे, क्योंकि हमारा प्लान कुछ पक्का था नहीं, तो हम लोग पहले से बुक नहीं कर सकते थे। हमने एकदम से प्लान बनाया उस आइलैंड पे जाने का, तो हम लोग को प्राइवेट बुकिंग ही करनी पड़ी वहाँ से बंदे से जो वहाँ पे मिला हमें पहला, और उसने थोड़ा बहुत तो ठग लिया था हमें। बट ठीक है, वापस आते टाइम फिर मैंने पूरी रिसर्च करी थी और थोड़े सस्ते में आ गया था। तो ये ध्यान रखना कि आप booking.com या फिर आप trip.com से ये सब ट्रिप्स बुक कर सकते हो। कोई भी आपको पैकेज लेना हो, आपको माउंट बातुर तक का भी पैकेज लेना हो, तो भी ऑनलाइन आपको मिल सकता है। अदरवाइज लोकल हॉस्टल्स भी हैं, वो भी आपकी हेल्प करेंगे, पर जितने भी लोकल हॉस्टल्स के ओनर है वो एक्स्ट्रा पैसे लगा के ही बताते हैं आपको अमाउंट जो। तो आप लोग अगर ऑनलाइन बुक करोगे तो आप लोग थोड़ा सेफ रहोगे। अब बात करते हैं डे वाइज आइटिनरी की। पहले दिन हम लोग शाम को पहुंचे थे, जहां लगभग सनसेट हो गया था, इसलिए हमने कूता के आसपास ही घूमा, जहां पे हमने कूता बीच कवर किया और फिंस बीच क्लब गए। आप चाहे तो सेमनियाक बीच भी जा सकते हैं। दूसरे दिन हम लोग गए थे साउथ बाली, जहाँ पे हमने गुनुंग पाइंग बीच देखा, उलुवातु टेम्पल गए और सनसेट हमने डिमेस्ट्रॉस सनसेट पॉइंट पे किया। उलुवातु टेम्पल इतना ज़्यादा खास नहीं था, ना ही ये बीच इतना खास था। आप चाहे तो आप वेस्ट वाली भी जा सकते हैं इस दिन, जिसमें आप लोग कांगू बीच और उलुन दारू टेम्पल देख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी है और वहाँ पे आपको सनसेट भी देखने को मिल जाएगा। तीसरे दिन हम लोगों ने स्पीड बोट ली और हम पहुंच गए नूसा लेमोंगन आइलैंड में, जहां पहुंचते पहुंचते हमें 1-2 बज चुका था। फिर हम लोग ने होटल में चेक इन किया और हॉस्टल में चेक इन किया, और फिर वहां से हम निकल गए ब्लू लगून बीच, जहां पे हमने देखा वो महाना पॉइंट, जहां से लोग करते हैं क्लिफ जंपिंग, और ये बीच भी अच्छा था। उसके बाद हमने क्रॉस किया था बीच में येलो ब्रिज, और सनसेट हमने किया कैविस सातो व्यू पॉइंट पे। इसी के आसपास आपको मैंने वो वीडियो दिखाया था जिसमें मुझे वो मछुआरा भी मिला था, और लिटरली वहाँ पे सिर्फ हम 3 ही लोग थे उस सनसेट पॉइंट पे, और लकीली मुझे वहाँ पे डॉल्फिन्स भी देखने को मिली थी। चौथे दिन जिसमें हमने सबसे ज़्यादा प्लेसेस कवर की थी, जिसमें से मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस यहाँ पे दिखाई हैं। ड्रीम बीच, जहाँ पे लहरें, वेव्स बहुत अच्छी होती हैं, आपको स्विमिंग करने में बहुत मजा आएगा। मैंग्रोव बीच, अगर आपने मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं देखे तो आप यहाँ से बोट रेंट करके देख सकते हो। पैनोरामा पॉइंट जस्ट फॉर द पिक्चर्स, एक स्पॉट है जहाँ पे आप 5 मिनट स्पेंड कर सकते हो, जो कि रास्ते पे आएगा जब आप मैंग्रोव बीच जाओगे। उसके अलावा हमने सनसेट देखा था डेविल्स टीयर पे। चौथे दिन हम लोग आ गए थे वापस बाली, और फिर हम लोग बाली के उबुद एरिया में रहे, जहाँ से हम लोग गए थे बैसाखी टेम्पल, जो कि बहुत ही खूबसूरत टेम्पल था। सिक्स्थ डे, छठा दिन हमारा स्टार्ट हुआ था 2 बजे से, और इस दिन हमने देखा था, मैंने अपनी लाइफ का सबसे खूबसूरत सनराइज देखा था, जो कि देखा माउंट बातुर पे। 11 बजे के करीब हम लोग अपने हॉस्टल वापस आ गए थे। हमने थोड़ा रेस्ट किया और शाम को मैं सिर्फ शॉपिंग करने के लिए निकल गया। 7वां दिन, जो कि हमारा आखिरी दिन था, उस दिन हम लोग गए थे एलिंग एलिंग वाटरफॉल, जहाँ पे मैंने अपनी लाइफ की सबसे पहली क्लिफ जंपिंग की थी, जो कि 5 मीटर थी, जो अराउंड होता है 16.5 फीट्स। और उसके बाद हम गए लेके लेके वाटरफॉल। लेके लेके वाटरफॉल आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, सिर्फ फोटोज के लिए अच्छा, इसकी बजाय आप कोई और वाटरफॉल कवर कर सकते हैं। पर ट्राई कीजिएगा आप दोनों वाटरफॉल एक दिन में करें, क्योंकि एक वाटरफॉल दूसरे वाटरफॉल से काफ़ी दूर है, और उबुद एरिया से भी आपको कम से कम 2 घंटे तो लग जाते हैं। सो ये रहा मेरा डे वाइज ब्रेकअप। पहले दिन से 7वें दिन तक जो भी खर्चा हुआ, इसमें फूड इंक्लूड नहीं है और एयरलाइन टिकट्स इंक्लूड नहीं है।
इन सबको हटा दूँ तो मेरा खर्चा हुआ 15,706 रुपये। और अगर मैं इसमें फूड इंक्लूड कर दूँ जो कि मैंने किया बाय, वो अराउंड मेरा गया था 1,900 रुपये तक। और उसके बाद कुछ अगर सामान खरीदा हो, जैसे शॉपिंग वगैरह की हो या फिर सनस्क्रीन वगैरह खरीदी हो, तो सब कुछ मिला के मेरा 25 से अंदर अंदर, बहुत ही कम में हो गया था। 23-22 हज़ार के अंदर हो गया था। सिर्फ एयरलाइन टिकट आप इंक्लूड कर देते तो 40 से 50 से ऊपर चला जाता है, बट वो डिपेंड करता है। तो ये था डे वाइज ब्रेकअप। तो मैंने लगभग सब कुछ ही कवर कर लिया है। ये मेरा पर्सनली मेरा पहला आउट ऑफ इंडिया ट्रिप था और मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था, डरा हुआ था, बट हाँ मैंने बहुत सारे ट्रैवल व्लॉगिंग के वीडियोस देखे हैं, इसलिए मैं फर्स्ट टाइम तो अपने दोस्त के साथ गया। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट जो भी ट्रिप करूँ आउट ऑफ इंडिया वो अकेले करूँ और बैक पैकिंग करूँ, हिच हाइकिंग भी करूँ, काउ सर्फिंग के थ्रू मैं होस्ट के यहाँ पे भी रुकूँ, लोकल कुजीन्स घर के मैं लोकल कुजीन्स ट्राई कर सकता हूँ। अभी मैं होस्ट के यहाँ पे नहीं रुका था तो इसलिए मेरे को बाहर के कुजीन्स ट्राई करने पड़े थे, तो मैं इतना कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। बट हाँ, अगर मैं किसी के घर रुकता हूँ और वो अपना घर का कोई खाना खिलाए लोकल, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। उसके अलावा बहुत अच्छा ट्रिप था। हम लोग का ट्रिप का मोटिव था हमें एक्सप्लोर करना है, एडवेंचरस रहना चाहिए ट्रिप, क्योंकि पानी समुद्र आपको गोवा में भी मिलता है, पहाड़ आपको नॉर्थ में भी मिल जाते हैं, और वॉल्केनो माउंटेन जैसा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग नहीं जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि सुबह 2 बजे उठना होता है, 2:15 पे कौन उठेगा, ऐसे ऐसे बहाने मारते हैं। बट ट्रस्ट नहीं, आप इतना दूर जा रहे हो, वॉल्केनो माउंटेन माउंट बातुर का ट्रैक ज़रूर करो। बस एक दिन जो 2 बजे उठना है, 11 बजे वापस आके सो जाओ, फिर अपना वापस से दोपहर में उठ की जर्नी शुरू कर दो। और उसके अलावा बीचेस तो नॉर्मल जो बीचेस होते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा आपको खाली बीचेस मिलेंगे, पानी साफ मिलेगा, सनसेट अच्छा दिखने को मिलेगा क्योंकि एयर पूरी क्लीन है। कभी कभी डॉल्फिन्स दिख जाएंगी, लकीली जैसा कि मैंने आपको बताया था। और हम लोग ने आइसोलेटेड आइलैंड्स ट्राई किए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था काफ़ी देर रुक जाए, बट रिटर्न टिकट थी तो रुके नहीं। नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगा तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट कम से कम 2 हफ्ता या फिर 20 दिन ट्राई करूँ रुकने की, तो अच्छा रहेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होंगी मेरी वीडियोस। अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।